हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स मेट जी। एसएलआर का जो सीरीज चल रहा था उसमें कूलम्स लॉ हम लोग पढ़ रहे थे और कूलम्स लॉ में से हम लोग एग्जाम्पल 12 तक खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में एग्जाम्पल 13 से लेके एग्जाम्पल 18 तक खत्म करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल 13 क्वेश्चन दे रहा है 2 point charges plus 4e and plus e are fixed a distance a apart। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। हर बार की तरह फिगर बनाएंगे। ये है 2 point charges। सपोज this charge is plus 4e and this charge is plus e, okay, and they are separated by a distance a, and this value is given in the question. Okay, where should the third charge q be placed on the line joining the two charges so that it may be in equilibrium? तो हमें बोल रहा है कि एक Q चार्ज है, ठीक है, एक Q चार्ज है, ये थर्ड चार्ज है, ये पहला, ये दूसरा, ये थर्ड चार्ज। हमें पूछ रहा है कि इस लाइन में, ये जो लाइन है, इस लाइन में कहाँ पर हम लोग इस Q चार्ज को प्लेस करेंगे ताकि ये तीनों चार्ज क्या होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम लोगों को सिमिलर चार्ज मिलता है तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए हमें जो चार्ज लेना होता है वो चार्ज को हमें इन बिटवीन द टू चार्जेस रखना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर थर्ड चार्ज को प्लेस कर रही हूँ, ये है Q चार्ज। क्लियर? अभी हमें इसका डिस्टेंस नहीं पता है तो इसीलिए लेट अस कंसीडर इट इज द डिस्टेंस इज x and the distance between Q and plus E will be a minus x। क्लियर? तो तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में रह रहे हैं, मतलब इस चार्ज के ऊपर ये जो फोर्स डाल रहा है और इस चार्ज के ऊपर ये जो फोर्स डाल रहा है, ये दोनों का फोर्स इक्वल है। ठीक है, हमें पूछ रहा है कहाँ पर, वेयर शुड, मतलब ये जो x है, इसी x का वैल्यू ही हम लोगों को पता लगाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही f, मान लो ये जो प्लस 4e है और हम लोगों ने ये जो चार्ज लिया है और ये चार्ज सपोज पॉजिटिव इन नेचर है, लेट अस कंसीडर इट इज इन पॉजिटिव इन नेचर। क्लियर? तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो 4e ये Q चार्ज के ऊपर जब फोर्स डालेगा ये यहाँ से रिपल्सन होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये मान लो ये है तुम्हारा फोर्स F1। क्लियर? उसी तरह से ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों अपने आपस में रिपल्सन करेंगे तो यानी कि ये Q चार्ज क्या होगा, उस तरफ भागेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव होने के लिए हम लोगों को इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमें इक्वल लिखना होगा। ठीक, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कूलम्स फोर्स हम लोगों को पता है क्या होता है, K Q1 Q2, यहाँ पर Q1 कितना है, 4e है, तो यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ 4e, और यहाँ पर दूसरा चार्ज क्या है, Q, और दोनों कितने डिस्टेंस पर है, x का स्क्वायर, इतने डिस्टेंस पर है। उसी तरह से हम लोग लिखेंगे F2 का, F2 में K E, यहाँ पर दूसरा चार्ज क्या आ रहा है, ये Q आ रहा है, Q इंटू E अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, a माइनस x का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अभी क्या करेंगे, बस कैंसिल करेंगे, K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, E से E भी कैंसिल हो गया, तो यानी कि यहाँ पर बच रहा है 4 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
यहाँ से दोनों तरफ से हम लोग स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है 2/x इज इक्वल टू 1/a माइनस x। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ रहा है 2a माइनस 2x इज इक्वल टू x। और सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 2a विल बी 3x एंड वी हैव टू फाइंड x इज इक्वल टू 2a अपॉन 3, यानी कि 4e चार्ज से हम लोगों को थर्ड चार्ज यानी कि ये जो Q है इस चार्ज को हमें कितने डिस्टेंस में रखना है, ये x विल बी 2a अपॉन 3, इतने डिस्टेंस पे हम लोगों को इसको प्लेस करना है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है इन विच केस द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल एंड इन विच अनस्टेबल। तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को जानने के लिए पहले हम लोग उसी फिगर को फिर से कर लेते हैं एक बार। तो ये था +4e चार्ज और ये था +e चार्ज, ठीक। और हम लोगों ने ये जो थर्ड चार्ज लिया था, ये थर्ड चार्ज को हमने पॉजिटिव इन नेचर मान के लिया था। और ये हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि ये डिस्टेंस कितना बन रहा था 2a अपॉन 3। तो ये अगर 2a अपॉन 3 है तो ये बनेगा a अपॉन 3, जाहिर सी बात है, ठीक। अगर हम लोग इस चार्ज को कुछ इस डायरेक्शन में थोड़ा सा फोर्स देके हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मूव कराएंगे। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो यहाँ पर क्या देखेंगे, अगर इसको यहाँ से थोड़ा सा धकेलेंगे तो ये जो चार्ज है ये क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगा। तो ये F2 फोर्स था, तो ये F2 फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। उसी तरह से ये जो चार्ज है, ये चार्ज यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस में है, इसीलिए ये क्या करेगा, ये अब इस डायरेक्शन में इसको पुश करेगा F1। तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स का जो डायरेक्शन आएगा, नेट फोर्स का डायरेक्शन F2 माइनस F1 होगा। और ये डायरेक्शन कहाँ, किस डायरेक्शन में रहेगा, अलोंग F2, इस डायरेक्शन में रहेगा। तो यानी कि यहां से हम लोगों ने इस डायरेक्शन में पुश किया था और ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है फाइनली। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये चार्ज अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है। तो ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा है मतलब ये स्टेबल है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश कर रहा है। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए अगर इसी चार्ज को हम लोग एक काम करेंगे, इस चार्ज को हम लोग पॉजिटिव ना लेके अगर हम लोग इसको नेगेटिव लेंगे, तब देखते हैं क्या होता है। अगर हम लोग इसको नेगेटिवली सोचेंगे और अगेन इस चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे, तो अगर फाइनली ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। अगर नहीं तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। देखते हैं कौन क्या होता है। तो पहले हम लोग देख रहे हैं ये नेगेटिव चार्ज था, ये +4e इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा क्योंकि अट्रैक्शन होगा और ये F2 का फोर्स है, ठीक। और ये जो चार्ज है ये इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा, तो ये F1 फोर्स हो गया। तो अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो हम लोग देख रहे हैं कि फाइनली जो आ रहा है फोर्स आ रहा है, नेट फोर्स आ रहा है F2 माइनस F1 आ रहा है और इसका जो डायरेक्शन बन रहा है ये अलोंग F1 आ रहा है। तो अगर F1 आ रहा है तो हम लोग ये तो इसी डायरेक्शन में खींचा चला जाएगा ना, तो क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव होगा, ठीक। तो अगर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को हम लोगों को समझना है तो चार्ज का जो साइन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव करेगा या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। तो अगर पॉजिटिव ले रहे हैं हम लोग तो ये हो जाएगा स्टेबल, ठीक। और अगर हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं तो बनेगा अनस्टेबल। और ये बात किसके लिए लागू है, when both charges
are positive in nature. ये नोट्स की तरह हम लोग देख सकते हैं इसको, और इसका वाइस वर्सा भी है। पॉजिटिव अगर ले रहे हैं तो तब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव होगा, और अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। कब ये होगा? जब when both charges are negative in nature. क्लियर? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल 14 क्वेश्चन दिया है, टू फ्री पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड प्लस e आर प्लेस्ड ए डिस्टेंस a अपार्ट। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी प्लस 4e लिया गया है, प्लस 4e लिया गया है, और एक चार्ज लिया गया है प्लस e, और इन दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है? a लिया गया है। और पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसका जो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि ये थर्ड चार्ज को हम लोग जो रखेंगे वो उसका जो डिस्टेंस बनेगा 4e से, वो कितना बन पा रहा था? 2a/3। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये 2a/3 है, ये टोटल डिस्टेंस a है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा a/3। क्लियर? तो ये बात तो हमारा हो गया। वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज Q be placed between them such that entire system may be in equilibrium। यहां तक हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब पूछ रहा है what should be the magnitude and sign of Q। ठीक, तो जो साइन जो Q हम लोगों ने लिया है उस Q का मैग्नीट्यूड कितना है और साइन क्या है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और साइन को निकालने के लिए पहले हम लोग साइन की बात कर लेते हैं। साइन क्या रखेंगे? इसको पॉजिटिव लेंगे या फिर नेगेटिव लेंगे? तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव लिया जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव लिया जाएगा तो यहाँ पर देखो, ये प्लस 4e है और ये प्लस q है, रिपल्सन होगा तो ये इधर जाएगा। उसी तरह से ये जो प्लस e है ये इसको उस तरफ मूव कराएगा। बट डिस्टेंस के हिसाब से अगर देखेंगे तो और मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखेंगे तो ये प्लस 4e है और ये प्लस e है, क्योंकि ये चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स डाल रहा है ये ज्यादा है, तो यानी कि ये उस तरफ भागेगा। ठीक, ये उस तरफ ज्यादा भागेगा। और एक चीज हम लोगों ने यहाँ पर नोटिस करना रह गया है कि प्लस 4e और ये प्लस e, इनके अंदर भी तो एक फोर्स होगा ना, और वो रिपल्सन होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये कम मैग्नीट्यूड का है, तो यानी कि ये चार्ज के ऊपर फोर्स ज्यादा पड़ेगा तो ये उस तरफ भागेगा। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन जो हो रहा है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर मैं एक नेगेटिव चार्ज को रखूं, अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज को रखूं, ये मान लो मैंने नेगेटिव ले लिया, तो नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा? तो ये तो बड़ा है प्लस 4e और ये छोटा है, ठीक, प्लस e, तो यानी कि यहाँ पर जो फोर्स डाला जा रहा है ये पावरफुल बन जाएगा। ये अब क्या होगा? पावरफुल बनेगा। और ये थोड़ा सा कम पावरफुल बनेगा। ये बनेगा, ये फोर्स ऑफ रिपल्स, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर इस चार्ज की वजह से अट्रैक्शन होगा ना, ये चार्ज इसको क्या करेगा? इसके ओर खींचेगा। उसी तरह से ये चार्ज इसके ओर खींचेगा। ठीक, तो रिजल्टेंट देखेंगे तो ये चार्ज कहीं ना कहीं इसी के अंदर ही रहने की कोशिश करेगा, जो कि हम लोगों को चाहिए भी, क्योंकि दोनों चार्ज जो पॉजिटिव इन नेचर, पॉजिटिव तो नहीं सिमिलर इन नेचर होते हैं, तो थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए उसके अंदर ही रहना होता है। ठीक, अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये नेगेटिव इन नेचर होगा। बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये तीनों ही इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो यानी कि ये जो 4e q के ऊपर जितना चार्ज डाल रहा है, ये 4e e के ऊपर भी उतना चार्ज डाल रहा है, और ये e माइनस q के ऊपर भी उतना ही चार्ज डाल रहा है कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, पहले इन दोनों के चार्ज के अंदर जो फोर्स है उसको लिख लेते हैं। ये कितना बनेगा? k
प्लस 4e इंटू क्यू अपॉन इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना था, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था 2a/3 निकला था, सॉरी इसका स्क्वायर नहीं, स्क्वायर आएगा, विच इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे इन दोनों के बीच में के 4e इंटू ई अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, अब देखते हैं 4e कैंसिल, k से k कैंसिल, अब देखेंगे q इंटू ये बन रहा है 9/4a², तो ये आ रहा है e/a², a² से a² कैंसिल। अब हमें क्या चाहिए था, q चाहिए था, q का मैग्नीट्यूड चाहिए था, q आ जाएगा तुम्हारा 4e/9, तो हम लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया 4e/9। और हम लोगों ने देखा इसका जो साइन है वो साइन क्या आ रहा है, साइन आ रहा है नेगेटिव। अगर साइन नेगेटिव आ रहा है तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कौन सा इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन दिया है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज वैल्यूज q and q are placed at distances x and x/2 respectively from a third charge of charge value plus 4q। ठीक है, तो यानी कि 3, यहाँ पर एक चार्ज तो q है, दूसरा चार्ज स्मॉल q है और तीसरा चार्ज है 4q। ठीक, और 4q चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है q, स्मॉल कैपिटल q कितने डिस्टेंस पे है, कैपिटल q डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पे है, ये जो डिस्टेंस है ये x है। ठीक, और बोल रहा है ये जो स्मॉल q है ये कितने डिस्टेंस पर है, x/2 डिस्टेंस पर है। ठीक, तो यानी कि यही कहीं पर एक स्मॉल q को रखा गया है। ठीक, ये हो गया पहला चार्ज, ये हो गया दूसरा चार्ज, ये हो गया हमारा तीसरा चार्ज। तो ये बोल रहा है कि ऑल चार्जेस बीइंग इन सेम स्ट्रेट लाइन, ये एक ही स्ट्रेट लाइन में है, रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज q, इस चार्ज का नेचर हमें पता लगाना है और उसके साथ और क्या पता लगाना है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, ओके, कब करेंगे ये सब, सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज q इज 0, तो यानी कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स डाला जा रहा है इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से वो नेट फोर्स कितना है, 0 है। ठीक है, ये 0 है। पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये चार्ज पॉजिटिव, ये भी चार्ज, ये तो पॉजिटिव दे दिया गया है तो इसको मान लेते हैं ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो देखते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो इनके अंदर रिपल्सन होगा, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ये पॉजिटिव है ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक, अब नेट फोर्स, ये F1 फोर्स है मान लो, ये है F2 फोर्स, तो नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब F2 माइनस F1 विल बी 0। नाउ F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये किसके बराबर हो जाएगा, F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं पहले F2 का वैल्यू, ये x/2 था डिस्टेंस, ये भी x/2 डिस्टेंस है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब k 4q इंटू q अपॉन x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k, क्या रहा है, q इंटू q अपॉन x/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से x/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से x/2 का होल स्क्वायर कैंसिल, k से k कैंसिल, q से q भी कैंसिल, तो यानी कि ये जो कैपिटल Q बन रहा है ये इसका वैल्यू 4q ही बनेगा। और हम लोगों ने देखा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ये 4q है और इसका जो नेचर है ये पॉजिटिव इन नेचर है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
A charge Q is to be divided on two objects. एक Q चार्ज था, इस चार्ज को हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिवाइड कर दिया। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया और ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। मान लो इसके ऊपर चार्ज Q डेवलप हो गया, ठीक। और अगर यहाँ पर Q डेवलप हो रहा है तो यहाँ पर आएगा Q माइनस Q डेवलप होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द चार्जेस। ये चार्जेस कितना होना चाहिए कि on the two objects so that force between the objects can be maximum। तो ये जो मैक्सिमम की बात आती है, हमेशा हम लोगों को पता है एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, जब भी एक्सट्रीमम कंडीशन आती है या तो मैक्सिमम बोले या फिर मिनिमम बोले। तो अगर कहीं पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो उसको हम लोग डायरेक्टली उस फोर्स को हम लोगों को डेरिवेटिव करना रहता है और वो डेरिवेटिव हमेशा 0 के बराबर होता है। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अगर कहीं पर ये मैक्सिमम वर्ड दिख गया तो वहां डायरेक्टली डेरिवेटिव करना है और उस डेरिवेटिव का वैल्यू 0 लिख लेना है। अब क्या करेंगे, अब हमें f चाहिए है। f क्या हो जाएगा, अब ये q चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है। हमें डिस्टेंस नहीं पता, डिस्टेंस को x हम लोग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग करेंगे k q होल इंटू q माइनस q का डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करें। अब ये फोर्स निकल के आ गया और इसको डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू q। तो देखते हैं d बाय डी क्यू ऑफ k q होल इंटू q माइनस q बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से k कांस्टेंट बाहर आ गया, ये x भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ गया। तो अंदर क्या रह रहा है, d बाई डी क्यू ऑफ, इसको खोल लेते हैं क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक। और इसका वैल्यू अभी 0 हो जाएगा। अब देखते हैं ये इसके इस साइड अगर जाएगा, ये अगर इस साइड मल्टीप्लाई होके आ जाएगा तो इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो यानी कि d बाई डी क्यू ऑफ क्यू क्यू माइनस d बाई डी क्यू ऑफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से ये q तो कांस्टेंट है, q बाहर आ रहा है और dq बाई dq 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर q स्क्वायर है, q स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2q। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं तो q इज इक्वल टू 2q है। हमें क्या चाहिए था, q चाहिए था। तो q का वैल्यू कितना आ जाएगा, q अपॉन 2। तो अगर ये q का वैल्यू आ रहा है q अपॉन 2, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर q बाई 2 ही आएगा। तो यानी कि ये जो q चार्ज को अगर हम लोग q बाई 2 के तरह अगर डिवाइड करेंगे दो ऑब्जेक्ट के ऊपर, तभी जाके जो फोर्स बनेगा वो मैक्सिमम बनेगा। सभी को समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Two identical spheres having charges of opposite sign। opposite sign मतलब ये एक पॉजिटिव होगा और एक दूसरा जो है वो नेगेटिव होगा। ऑपोजिट साइन है, ठीक है। तो उनके अंदर जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक। और मान लो ये है प्लस Q1 और ये मान लो माइनस Q2, ठीक। ये इसको इस तरह से मैं लिख लेती हूँ, ब्रैकेट दे देती हूँ। और इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना है, इतना, ठीक। अब इनके अंदर जो फोर्स है वो कितना बन रहा है, 0.108 न्यूटन, ठीक। अगर इनका जो फोर्स अगर हम लोग निकालेंगे तो वो कितना होगा, k q1 q2 अपॉन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.5 मीटर, यानी कि डिस्टेंस दे दिया गया है 0.5 मीटर, तो यानी कि 0.5 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है 0.108, ठीक। तो यहां से हम लोग एक काम कर लेते हैं, ये Q1 इंटू Q2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.108 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इतना बनेगा, ठीक। ओके, ये बन रहा है, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अब दूसरा क्या बोल रहा है, द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर। ओके,
अगर ये दोनों एक कंडक्टिंग वायर के साथ अगर कनेक्ट हो गए तो चार्ज, उनके जो चार्ज आएंगे, फाइनल चार्ज जो बनेंगे, ये प्लस Q1 था, ये माइनस Q2 था। अब जब ये कनेक्ट हो गए तब उनका जो फाइनल चार्ज बनेगा वो क्या बनेगा, पहले के चार्ज के ऊपर Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 प्लस ऑफ माइनस Q2 अपॉन 2 बनेगा, और दूसरे के ऊपर भी वही बनेगा Q1 प्लस माइनस Q2 अपॉन 2। तो यानी कि जो फाइनल चार्ज बनेगा वो क्या बनेगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, और ये दूसरा बनेगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। ठीक है, अब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, which then removed and thereafter they repel each other with a force of इतना, यानी कि इनके अंदर जो फोर्स अब बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0.036। तो इनके अंदर जो फोर्स बन रहा है तो उसका वैल्यू कितना बनेगा, पहले वो निकालते हैं, K Q1 माइनस Q2 का, इन दोनों का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.036, इतना बनेगा। ठीक, अब अगर इसको थोड़ा सा समराइज करके लिखेंगे तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.036 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यों आ रहा है, ये K उधर डिवाइड हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर हमें मिल रहा है कि 0.036 इंटू 4 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इतना बन रहा है। ठीक, अब इन दोनों में यहाँ पर Q1 इंटू Q2 है, ये इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन 2 है। यहाँ पर Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर है। क्या हम लोग इन दोनों को लेके Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, चलते हैं एक नया स्लाइड की ओर। पहले हम लोगों को क्या मिला, Q1 इंटू Q2, Q1 और इंटू Q2 का वैल्यू कितना मिला, 0.108 इंटू 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक, ये इक्वेशन 3। अब Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर ये कितना मिला था, 0.036 इंटू 4 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक, अब यहां से Q1 माइनस Q2 अगर निकालेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक, इसको यहां पर रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब एक काम करेंगे, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो अगर निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू Q1 इंटू Q2। तो यहाँ से Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर कितना निकला था, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 निकला था, प्लस 4 इंटू ये 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 4 इंटू 3 12 प्लस 4 दैट इज 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो अगर यहाँ से Q1 प्लस Q2 निकालेंगे तो ये बनेगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये माइनस 6 आएगा। ये माइनस 12 का भी तो रूट ओवर आएगा ना, तो ये माइनस 6 आएगा। तो यहाँ पर भी माइनस 6 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा Q1
प्लस Q2 का वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, Q1 और Q2। तो क्या करेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 करेंगे। तो करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन रहा है 6 इंटू 10⁻⁻6। तो यानी कि यहाँ से Q2 कैंसिल, 2Q1 इज इक्वल टू इतना, तो Q1 विल बी 6/2, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻6 इतना कूलम। ओके, तो ये हो गया Q1। अगर Q1 इतना है तो Q1 डाल लेते हैं, कितना आएगा 3 इंटू 10⁻⁻6। इसको इस इक्वेशन में अगर हम लोग डालेंगे 3 इंटू 10⁻⁻6 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 बनेगा। तो यहाँ से Q2 उधर ले जाएंगे तो Q2 बनेगा 3 माइनस 2 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि Q2 का वैल्यू कितना आ रहा है 10⁻⁻6 कूलम। एग्जाम्पल 18, two small spheres each having mass m kg and charge q coulomb are suspended from a point by insulating thread each 1 meter long। तो फिगर कर लेते हैं, ये एक छत है, यहाँ से दो स्फीयर को इंसुलेटिंग थ्रेड के साथ लटकाया गया है और इसका जो वैल्यू है, मान लो ये है 1 मीटर, ये दे दिया गया है 1 मीटर। ठीक, अब बोल रहा है, सॉरी 1 मीटर नहीं, ये है दे दिया गया है L मीटर, ये दे दिया गया है L मीटर। और बोल रहा है कि यहाँ से इफ थीटा इज द एंगल, इसको अगर यहाँ से करेंगे, बोल रहा है थीटा इज द एंगल ईच थ्रेड मेक्स विथ द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ ये जो थ्रेड है ये थीटा एंगल मेक कर रहा है। Each thread makes with the vertical when equilibrium has been attained so that Q square is this much। ठीक, और ये जो चार्ज हम लोग ने यहाँ पर लिया है, इसका वैल्यू दे दिया गया है Q कूलम और मास दे दिया गया है m kg। ठीक, और यहाँ पर भी इसका वैल्यू Q कूलम और ये है m kg। ठीक है, अब इन दोनों का जो सेपरेशन बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, नाउ ये जो स्पीयर है, ये स्पीयर के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा। पहला तो फोर्स लगेगा नीचे की ओर, mg फोर्स लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो यानी कि रिपल्सन बनेगा। यहाँ पर जो फोर्स बनेगा ये हो जाएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस डायरेक्शन में बनेगा। और ये क्योंकि एक सस्पेंशन है, ये एक थ्रेड है, और यहाँ पर श्योरली एक फोर्स लगेगा, टेंशनल फोर्स। ठीक, और अगर हम लोग देखेंगे, इसको पहले हम लोग नेमिंग कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू RSL अरोरा। अगर नेमिंग करेंगे, इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको O लेते हैं, और ये हो गया तुम्हारा C, ये हो गया C। ठीक, अब देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये तीनों जो फोर्स हैं ये इक्विलिब्रियम में है, यानी कि अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम किया जाए तो ये नीचे की ओर mg आ रहा है, और ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन रहा है, और कुछ इस डायरेक्शन में हमारा टेंशनल फोर्स बन रहा है। ठीक है, तो लैमिस थ्योरम को यूज करके हम लोग, लैमिस थ्योरम को अगर यूज करेंगे तो हम लोग क्या देख सकते हैं, ये जो T है, टेंशनल फोर्स है, ये T डिवाइडेड बाय ये OA, ये किसके बराबर होगा, ये T, ये फोर्स लग रहा है, ये साइड है OA की, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये किस अलोंग हो रहा है, ये AC के अलोंग हो रहा है कि नहीं, ये AC के अलोंग हो रहा है। और ये जो mg है ये किस लाइन के अलोंग है, ये इस लाइन के अलोंग है, OC के लाइन के अलोंग है। तो हम लोग लिख सकते हैं mg अपॉन OC। तो यहां से हम लोग दो चीजों को लेके आएंगे इस
क्यू स्क्वायर को प्रूव करने के लिए हम लोग लेके आएंगे ये वाला और ये वाला, ये दोनों को हम लोग इक्वल कर सकते हैं। एफ ई अब कितना बनेगा, ए सी अपॉन ओ सी इंटू एम जी। ठीक है, अब ए सी कितना है और ओ सी कितना है, ए सी और ओ सी, ए सी ए से सी तक ये कितना होगा, अगर ये एल है, ये अगर एल है, ये अगर थीटा है, तो श्योरली ये जो ओ सी है ये एल कॉस थीटा बनेगा, और ये जो ए सी है ये कितना बनेगा, एल साइन थीटा, है कि नहीं। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ कि ये जो ए सी है, ए सी कितना बन रहा है, एल साइन थीटा बन रहा है, और ये जो ओ सी है ये कितना बन रहा है, एल कॉस थीटा बन रहा है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ए सी की जगह क्या डालेंगे, एल साइन थीटा डालेंगे, डिवाइडेड बाई ये बन रहा है एल कॉस थीटा इंटू एम जी। ओके, एल से एल हो गया कैंसिल, अब आ रहा है टैन थीटा इंटू एम जी। ओके, टैन थीटा इंटू एम जी। अब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पता है, क्या होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों चार्ज के अंदर जो डिस्टेंस है वो है ए बी, और यहाँ से इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, टैन थीटा इंटू एम जी। बस इसको सॉल्व करना है, यहाँ से क्यू स्क्वायर रखेंगे, बाकी सारे के सारे जो है उसको हम लोग उस तरफ ले जाएंगे, तो ये कितना बनेगा, टैन थीटा इंटू एम जी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बी का स्क्वायर। अब ये ए बी कितना है, ए बी है 2 इंटू ए सी, अगर 2 इंटू ए सी है तो यानी कि 2 इंटू एल साइन थीटा। अब ए बी का स्क्वायर कितना बनेगा, ए बी का स्क्वायर कितना बनेगा, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, टैन थीटा इंटू एम जी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए बी का वैल्यू कितना बनेगा, 2 एल साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू ये कितना बन रहा है, 4 इंटू एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बस इसको इसके साथ देख लेते हैं क्या ये सही है, हाँ देख लेते हैं। इसी तरह से हम लोग लिखेंगे, ये क्यू स्क्वायर बन गया, यहाँ से ये 4 है, हाँ है 4 है, 4 लिख लेते हैं, फिर एम जी है, एम जी लिख लेते हैं, ये एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ से एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ले आते हैं, और यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं ये टैन थीटा, यहाँ पर भी टैन थीटा है, टैन थीटा ले लेते हैं, इसको ब्रैकेट रख दिया, और लास्ट में हमारा क्या बचा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एम जी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टैन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इसी तरह से आगे की वीडियो भी आते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगर कुछ गलती हो रही है तो हो सकता है मैं कमेंट पढ़ के उसको रेक्टिफाई कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।